हाँ जी। कल हम पढ़ रहे थे कि देश का विभाजन हो गया था, तो विभाजन के बाद की प्रक्रिया क्या रही और परिणाम क्या रहे, ये सारी चीजें हमने देखी थी कि भारत ने विभाजन की प्रक्रिया में क्या भूमिका रही थी और उसके परिणाम क्या निकले, ये सारा हमने देखा। तो इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम पहले वाला। तो हम बात करते हैं कि भारत को आजादी मिली थी 14 से 15 अगस्त की मध्य रात्रि को, और वो आजादी मिली थी ब्रिटिश संसद द्वारा। हम बात करते हैं इसकी कि भारत देश को आजादी मिलने के बाद हमारे जो विभाजन हुआ था उस विभाजन की प्रक्रिया क्या रही। प्रक्रिया में हमने कल देखा था कि उस समय भारत के अंतर्गत जो मुस्लिम धर्म और जो हिंदू धर्म थे उसके आधार पर भारत का विभाजन किया गया था। हमने देखा कि विभाजन तो हो गया भारत का पाकिस्तान का, धर्म के आधार पर किया गया था, और इस विभाजन के पीछे सबसे बड़ा हाथ था मुस्लिम लीग का। हमने देखा कि मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन किसी धर्म के साथ होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि उसका परिणाम क्या रहा। विभाजन की प्रक्रिया हो गई और परिणाम ने हमने देखा कि कई मुस्लिम लोग जैसे भारत में रह गए और कई हिंदू लोग पाकिस्तान में रह गए, कई महिलाएं इधर रह गए और उनके बच्चे उधर चले गए पाकिस्तान में, तो कई महिलाएं पाकिस्तान में थी तो उनके बच्चे भारत में रह गए। तो इस प्रकार कुछ समय बाद में हमारे सामने कई मामले ऐसे भी आए थे कि उस समय महिलाओं को अगवा भी किया जा रहा था, और कई लोग ऐसे थे जो अपने घर की इज्जत बचाने के लिए महिलाओं के साथ में उनका आत्महत्या करने लगे, अपने घर की महिलाओं को मारने लग गए कि अपने घर की इज्जत बची रहे। इस बात को लेकर कि उन्होंने अपने घर की महिलाओं को मारना शुरू कर दिया। और बाद में हमने देखा कि जहां पर किसी समय मुस्लिम और हिंदू एक साथ रहते थे, जो पुलिस किसी समय दोनों जातियों की एक साथ सुरक्षा करती थी, तो विभाजन के बाद में वही पुलिस ने भारत और पाकिस्तान के जो अलग अलग विभाजन हो गया उसके बाद में वहां के लोगों के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया। हमारे सामने कई परिणाम आए थे। परिणाम में हमने देखा कि विभाजन की प्रक्रिया और इस परिणाम को इसके द्वारा दर्शाया गया कि कई कई कविताएं लिखी गई थी, कई नाटक लिखे गए, कई रचनाएं लिखी गई, फिल्म कर्ताओं द्वारा भी इस दृश्य को दिखाया गया कि भारत का विभाजन किस प्रकार हुआ था। आज हम देखते हैं, कल हमने देखा था कि विभाजन के परिणाम क्या रहे थे। उसके बाद आज हमारा टॉपिक रहेगा रजवाड़ों का विलय, कि भारत में रजवाड़ों का विलय किस प्रकार किया गया था। आज रजवाड़ों के विलय की ओर हम ध्यान देते हैं तो हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम रहेगा कि आजाद भारत के अंतर्गत रजवाड़ों का विलय किस प्रकार किया गया, क्योंकि उस समय ब्रिटिश इंडिया की हम बात करते हैं कि ब्रिटिश इंडिया, देखिए ब्रिटिश इंडिया की बात करें तो ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत रजवाड़े भी थे जिन्हें हम रियासतें कह सकते हैं। रजवाड़े की बात करें तो ये रजवाड़े को क्या थे, रजवाड़ा किसे कहते हैं? एक तो हम उन राज्यों की या उन प्रांतों की बात करें जो सीधे ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत आते थे, वो तो वो सारा क्षेत्र कहलाए ब्रिटिश इंडिया। और जो क्षेत्र जो सीधी राजाओं के अंडर में आते थे या राजाओं के अंतर्गत अधीन आते थे, उनको हम कहते हैं रजवाड़े। तो अब हम बात करें, ये हम पूरा कह सकते हैं कि रजवाड़े और जो ब्रिटिश इंडिया, जो क्षेत्र सीधे अंग्रेजों के अंतर्गत आते थे या अंग्रेजों के अधीन में जो क्षेत्र आते थे वो तो कहलाए ब्रिटिश इंडिया, और जो राजाओं के अधीन था वो क्षेत्र वो कहलाए थे रजवाड़े। इस प्रकार ब्रिटिश इंडिया दो भागों में बटा हुआ था। तो हम बात करेंगे यार रजवाड़ों के विलय की। रजवाड़ों का विलय भारत में किस प्रकार किया गया, हम देखते हैं। रजवाड़े हमारे भारत में कुल थे 565 रियासतें। कितनी रियासतें थी भारत में? 565 रियासतें। हमने देखा कि इन 565 रियासतों का भारत में विलय किस प्रकार किया गया था। सबसे पहले हमारे सामने थी इसकी समस्या कि रजवाड़े ये सोच रहे थे कि इनका विलय किस प्रकार किया जाएगा। अब हम देखते हैं इसमें कि रजवाड़ों का विलय जो हम कर रहे थे, 565 रियासतें थी, छोटी बड़ी हमारी रियासतें। इन रजवाड़ों के विलय में सबसे बड़ा योगदान हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, यह नाम हमने पिछली वीडियो में देखा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने रजवाड़ों का विलय करने में सर्वाधिक योगदान दिया था। अब हम देखते हैं कि रजवाड़ों का जब विलय हो रहा था तो भारत के सामने कौन सी समस्या थी। तो हम देखते हैं रजवाड़ों के विलय के अंतर्गत भारत में कौन सी समस्या आई।
इस समय अंग्रेजों की हम बात करें तो अंग्रेजों ने इस समय कहा कि भारत के साथ साथ ब्रिटिश इंडिया के साथ साथ रजवाड़ों को भी 15 अगस्त 1947 के दिन आजाद कर दिया जाएगा। इस समय हमारे पूरे ब्रिटिश इंडिया और रजवाड़ों की संख्या यदि हम बात करें, पूरे भारत की बात करें, उस समय पूरे भारत में 565 रजवाड़े थे, छोटे और बड़े, इसमें दोनों रजवाड़े शामिल थे। अब हम बात करते हैं कि रजवाड़ों को एक साथ जब आजाद किया जाएगा तो इस समय अंग्रेजी शासन का नजरिया यह था कि इस समय रजवाड़ों को अपनी स्वतंत्रता दी जाएगी कि वह अपनी इच्छा से भारत या पाकिस्तान दोनों देशों में से किसी में भी शामिल हो सकते हैं। इस प्रकार लेकर भारत के सामने कई रजवाड़े ऐसे थे जो अपनी इच्छा से भारत में शामिल होना चाहते थे कि सर्वाधिक रजवाड़े 565 में से सर्वाधिक रजवाड़े भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे। जबकि हम बात करें कि जूनागढ़ हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, हैदराबाद और मणिपुर, कुछ रियासतें ऐसी थी जो भारत में शामिल होना नहीं चाहती थी। अब उनके रवैये कुछ अलग प्रकार के थे। हमने देखा है कि हम बात करें, एक मामला हमारे सामने ऐसा भी आया कि भोपाल के नवाब ने संविधान सभा में हिस्सा नहीं लिया था। भोपाल के जो नवाब थे उन्होंने संविधान सभा में हिस्सा नहीं लिया था। उन्होंने कहा कि हम ब्रिटिश इंडिया के भारत में नहीं मिलना चाहते, हम पाकिस्तान में मिलना चाहते। तो हमारे सामने समस्या बड़ी हो गई थी, समस्या विकट परिस्थिति ये हो गई थी कि अब इन सभी रियासतों को भारत में किस प्रकार मिलाया जाए। तो इस समय भारत की 565 रियासतों का विलय करने के लिए सबसे अधिक योगदान दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अब हम बात करें कि सरकार का नजरिया रजवाड़ों के विलय पर, अगला पॉइंट हमारा रहेगा सरकार का नजरिया, कि सरकार का नजरिया इसके अंतर्गत क्या रहा। कि हम सरकार के नजरिया की बात करते हैं तो इन 565 रियासतों को किस प्रकार मिलाया जाएगा। तो हमने देखा कि इन रजवाड़ों को स्वतंत्र कर दिया गया कि आप अपनी इच्छा यानी अपनी स्वतंत्रता से भारत और पाकिस्तान में जा सकते हैं। लेकिन अधिकतर रजवाड़े भारत के अंदर मिलना चाहते, हमने देख ही लिया। तो इसके अंतर्गत सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सर्वाधिक प्रयास भी किए। अब आगे हम देखते हैं रजवाड़ों में सरकार का नजरिया यह रहा कि तीन प्रमुख बातें रही। पहली चुनौती हमारे सामने यह थी कि सर्वाधिक रजवाड़े भारत में मिलना चाहते थे। दूसरी चुनौती हमारे सामने ये रहती है कि जो रजवाड़े भारत में नहीं मिलना चाहते वो पाकिस्तान में जाना चाहते थे। तीसरी हमारे सामने ये रही उस समय कि पूरे भारत को अखंड भारत किस प्रकार बनाया जाए। तो सरकार का नजरिया यह था कि इस समय पूरे भारत को स्वतंत्र भारत के रूप में स्थापित किया जाए, जिसके अंतर्गत सभी रजवाड़ों को एक जगह कर लिया जाए। उस समय कई रजवाड़े जबरन पाकिस्तान में जाना चाहते थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने प्रयासों से उन रजवाड़ों को दबाव में लाकर भारत में मिलाने का प्रयास किया। अब हम बात करते हैं कुछ प्रमुख रजवाड़ों की जो उस समय भारत में मिल रहे थे। तो हम उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा के अंतर्गत 26 रजवाड़े ऐसे थे जिनको मिलाया गया था। और अब हम बात करें छत्तीसगढ़ के कई रजवाड़ों को भारत में मिलाया गया। हम बात करें सौराष्ट्र की, सौराष्ट्र के भी छोटे बड़े रजवाड़ों को मिलाया गया था। 100 से अधिक रजवाड़े थे जो सौराष्ट्र के थे, कुछ छोटे भी थे और कुछ बड़े रजवाड़े थे जिनको भारत में मिलाया गया था। ऐसे कर कर भारत का पूरा निर्माण कराया गया था, जिसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की। हमने देखा रजवाड़ों का विलय तो हो गया है। अब जो रजवाड़ों का विलय हुआ था वो हुआ था 15 अगस्त से पहले। 15 अगस्त को जो हमारे को आजादी दी गई थी, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत को आजादी दी गई। सर्वाधिक रजवाड़ों ने 15 अगस्त 1947 से पहले ही सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे सामने यह सवाल रहता है, क्वेश्चन 1 नंबर में आ सकता है आपके लिए, कि रजवाड़ों ने जो सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे उसको किस नाम से जाना जाता है। जो सर्वाधिक रजवाड़ों ने 15 अगस्त से पहले हस्ताक्षर किए थे उसको कहा जाता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। यह वह पत्र था जिस पर रजवाड़ों ने सहमति के लिए हस्ताक्षर किए थे कि हम अपनी इच्छा से भारत के अंदर शामिल होना चाहते हैं। अभी मैंने आपको 4 रियासतों के नाम बताए थे, वह रियासतें जो भारत में नहीं मिलना चाहती थी, जिसमें सबसे पहले हम बात करें जूनागढ़ आता है 1 नंबर पर। दूसरे नंबर की बात करें जम्मू कश्मीर, तीसरे नंबर की हम बात करें
मणिपुर, और 4 नंबर की हम बात करें हैदराबाद। हैदराबाद रियासत में सर्वाधिक विरोध हुआ कि हम पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रयास किया कि इन रजवाड़ों को भी भारत में मिला लिया जाए। अब हमने देखा कि जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, हैदराबाद, ये 4 रियासतें ऐसी रियासतें थी जो उस समय भारत में शामिल होना नहीं चाहती थी, लेकिन भारतीय प्रदेशों के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार दिए गए थे। और दूसरी बात यह रखी गई थी, हमने पहले इसमें देखा कि रजवाड़ों के सामने 3 बातें रखी गई थी कि ज्यादातर जो रजवाड़े थे, पहली बात तो यह थी अधिकतर रजवाड़े भारत में शामिल होना चाहते थे। दूसरी बात यह थी कि ज्यादातर रजवाड़ों को उनकी स्वायत्ता दी जाएगी, जैसे विशेष अधिकार जम्मू कश्मीर को दिए गए, तो सभी जो रजवाड़े भारत में शामिल होना चाहते हैं उनको भी स्वायत्ता दी जाएगी। तीसरा यह था कि भारत में सर्वाधिक रजवाड़ों को अखंड भारत के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। उस समय के अंतर्गत जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, हैदराबाद 4 रियासतें ऐसी थी जो भारत में शामिल होना नहीं चाहती थी। उसके अंतर्गत हम महत्वपूर्ण देखते हैं, एक हैदराबाद हो गया, एक मणिपुर, इनके अंतर्गत एक अलग से देखते हैं हम हैदराबाद, और एक है मणिपुर। यहां के शासकों ने मना कर दिया था कि हम भारत के अंतर्गत विलय नहीं होंगे। अब देखते हैं कि हैदराबाद का क्या था। हैदराबाद ने किस प्रकार मना किया कि हम भारत में शामिल होना नहीं चाहते थे। तो ध्यान रखना, हैदराबाद जो आज का, जैसे हम बात करें तो महाराष्ट्र, हम कह सकते हैं केरल और आंध्र प्रदेश का इलाका, हैदराबाद जो प्राचीन क्षेत्र है, जो हैदराबाद आज वर्तमान में हम कह सकते हैं महाराष्ट्र, केरल और आंध्र प्रदेश का जो इलाका जो उस समय हैदराबाद कहलाता था, वो हिंदुस्तान के चारों ओर घिरा हुआ था, बीच में था हैदराबाद। हिंदुस्तान के चारों ओर घिरा होने के कारण उसने कहा कि भाई हम भारत में नहीं मिलना चाहते, तो ये तो संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत के बीच वाला क्षेत्र रह गया। अब हम बात करें कोई क्षेत्र जैसे भारत के बीच में यहां स्थित है हैदराबाद, जो भारत के बीच की रियासत थी, उसने ये ऐलान किया था कि हम पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं। ध्यान रखना, हैदराबाद के अंतर्गत जो सबसे अमीर लोग होते थे, जिसे कहते थे निजाम, हैदराबाद का जो प्रमुख नेता होता है या जो पैसे वाले व्यक्ति होते थे अमीर, उसको निजाम कहते थे। इन्होंने क्या किया कि इस समय लोगों पर शोषण करना शुरू कर दिया। यहाँ के लोग निजाम की दमनकारी नीति से परेशान होकर, जो यहाँ के तेलंगाना के जो किसान थे और महिलाएं थी, उन्होंने हैदराबाद के शासक निजाम के प्रति आंदोलन शुरू कर दिया। अब जैसे ही ये बात हैदराबाद के शासक यानी निजाम को जब ये बात पता चलती है, तो उसने अपने एक अर्धसैनिक बल भेजा। क्या भेजा था? अर्धसैनिक बल। हैदराबाद के शासक निजाम ने एक अर्धसैनिक बल भेजा, और उस अर्धसैनिक बल का नाम था रजाकार। वह अर्धसैनिक बल जाता है, और जो तेलंगाना के किसान और जो महिलाओं ने जो आंदोलन किया था हैदराबाद के शासक के निजाम के प्रति, उसके दमन करने के लिए जो रजाकर गया था, उस रजाकर ने वहां के लोगों को दमन करना शुरू कर दिया। वहां के लोगों पर दमन तो कर लिया, लेकिन अंत में जाकर हैदराबाद के शासक निजाम को सरकार के प्रति आत्मसमर्पण करना पड़ गया। इस प्रकार हैदराबाद रियासत को भी भारत में शामिल कर लिया गया था। अब बात करते हैं हम मणिपुर रियासत की, कि मणिपुर के अंतर्गत क्या था। हम देखते हैं कि मणिपुर के राजा उस समय थे बोधचंद्र सेन। मणिपुर के शासक जो बोधचंद्र सेन थे, उन्होंने भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर तो कर दिए थे, लेकिन उनको हस्ताक्षर के बाद में भारत सरकार द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि आपको अपने क्षेत्र की सारी स्वायत्ता बरकरार दी जाएगी, यानी आपको अपने क्षेत्र की सारी स्वायत्ता दी जाएगी, जिसके अंतर्गत आपको सारी शक्तियां प्रदान की जाएगी। लेकिन जनमत के दबाव में आकर मणिपुर में चुनाव करवाए गए 1948 में जनमत के दबाव में आकर चुनाव करवाए गए 1948 में, जिसके अंतर्गत मणिपुर में राजतंत्र कायम किया गया। यदि हम बात करें भारतीय इतिहास के चुनाव के अंतर्गत सर्वप्रथम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से जहां चुनाव हुए थे, वो क्षेत्र है मणिपुर। यह क्वेश्चन में 1 नंबर में पूछा जा सकता है आपसे कि भारत में चुनाव के प्रति सर्वप्रथम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा किस क्षेत्र में चुनाव किया गया था? मणिपुर के अंतर्गत, और वो भी जनमत के दबाव में आकर किया गया था। लेकिन अंत में क्या हुआ?
कि भारत सरकार के अंतर्गत जो भारतीय कांग्रेस थी, जो ये चाहती थी कि ये भारत के अंतर्गत विलय हो जाए मणिपुर का, लेकिन अन्य पार्टियां ये भारत के अंतर्गत विलय नहीं चाहती थी कि मणिपुर का भारत के अंतर्गत विलय हो जाए। अन्य पार्टियां ये नहीं चाहती थी, जबकि कांग्रेस ये चाहती थी कि मणिपुर का विलय भारत के अंतर्गत हो जाए। लेकिन भारत सरकार ने मणिपुर को दबाव में लाकर, मणिपुर के राजा को दबाव में लाकर भारतीय संघ के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए। अब हम देखते हैं, आज भी हमें यह देखने को पड़ता है कि उस समय मणिपुर रियासत को भारत में शामिल तो कर लिया गया, लेकिन उसका असर आज भी भारतीय लोकतंत्र पर दिखाई पड़ता है।